सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की ऐतिहासिकता, जन जागरण में भूमिका के साथ केंद्र सरकार द्वारा लाए गए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन बिल 2026 के महत्व पर जयनारायण महाविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर गिरिजेश त्रिपाठी से खास बातचीत। वार्ताकार हैं शैलेंद्र शर्मा। वंदे मातरम ये केवल दो शब्द नहीं बल्कि भारत की आजादी की उस अमर गूंज का नाम है जिसने गुलामी की बेड़ियों में जकड़े करोड़ों भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की अलख जगाई। यही वो उद्घोष था जिसे बुलंद करते हुए अनगिनत क्रांतिकारी फांसी के फंदे तक मुस्कुराते हुए पहुंचे। हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने लाठियां और गोलियां झेली और लाखों देशवासियों ने भारत माता की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वंदे मातरम एक बार फिर राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 के माध्यम से वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान यानी जनगण मन के समान कानूनी संरक्षण दिया गया है। ऐसे में ये समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इतिहास में वंदे मातरम की भूमिका क्या रही, आज इसकी प्रासंगिकता क्या है और ये विधेयक देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जीवन पर क्या प्रभाव डाल सकता है। आज इन्हीं सभी पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जयनारायण पीजी कॉलेज लखनऊ में इतिहास विभाग के प्रोफेसर गिरिजेश त्रिपाठी जी। सर, आपका आकाशवाणी पर बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेन जी। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि संसद में लाए गए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 के अनुसार वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने की जो पहल की गई है, इतिहास और वर्तमान सामाजिक संदर्भ में आपको इसकी आवश्यकता क्यों महसूस होती? देखिए शैलेन जी, आप एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं कि जब हम कानूनी रूप से किसी चीज को ले आते हैं तो वो भले ही कुछ समय के लिए हमको लगता है कि वो हमारे ऊपर एक अनुशासनात्मक कार्यवाही के तौर पे डाली गई है, लेकिन कई बार उसको फॉलो करते करते वो हमारे आदतों में, हमारे स्वभाव में कब शामिल हो जाता है हमें पता नहीं चलता है। जैसे आप मेट्रो स्टेशन पे जाएं और मेट्रो स्टेशन से ही जुड़ा हुआ बहुत सारी स्टेशन है, दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन की मैं बात करता हूँ। मेट्रो स्टेशन की जो दीवारें हैं उस पे लिखा हुआ है कि थूकना मना है या कहीं इधर उधर ना थूके। वही जनता जब जाती है, रेलवे स्टेशन है अपना इंडियन रेलवे का, वहां पे ये सब चीजें नहीं लिखी हैं, कोई जुर्माना नहीं है, कोई कानून नहीं है, तो कई बार हम देखते हैं उस स्वभाव के उसमें है उनके कि बंदिश नहीं है, कोई कानून नहीं है, वो थूकना शुरू कर देते। तो कई बार होता क्या कि हम जब अनुशासनात्मक रूप से किसी चीज को लेते हैं, कोई चीज हमारे ऊपर व्यवस्था के रूप में डाली जाती है तो हमारे स्वभाव में आ जाती है। चूंकि वंदे मातरम कोई सामान्य दो शब्द नहीं है। अगर हम बात करें इतिहास की तो आप कहेंगे कि ये संस्कृत का शब्द है, लेकिन बंकिम चंद्र जी ने जब इसको लिखा है तो उसमें बंगाली भी है और संस्कृत भी है। तो ये प्योर संस्कृत भाषा का भी नहीं है, मराठी भी नहीं है, प्योर बंगाली भी नहीं है, हिंदी भी नहीं है। तो ये किस भाषा का शब्द है? तो जब इसका उत्तर आप अपने अंतर्मन में तलाशेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो हमारे भारत में रहने वाले लोगों की हृदय भाषा का शब्द है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक और गुजरात से लेकर आसाम तक, तो ये पूरा जो देश है, इस देश में रहने वाले विभिन्न जो भाषा भाषी लोग हैं, विभिन्न पहनावों के साथ जुड़े हुए, विभिन्न खान पान के साथ जुड़े हुए, वो इस पूरी मातृभूमि को एक देवी स्वरूप में मानकर, अपनी मातृभूमि मानकर इसकी आराधना करते हैं, इसका वंदन करते हैं। उसको ये अभिव्यक्त करने वाले दो शब्द हैं वंदे मातरम। और इसने न केवल हमको ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा संबल दिया है, वरन आजादी के लिए जब हमारा आंदोलन चल रहा था उस समय भी इन दो शब्दों ने हमको इतना प्रेरित किया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसा देश, कोई ऐसा उदाहरण किसी कालखंड में आपको नहीं मिलेगा जब किन्हीं दो शब्दों ने इतना प्रभावित किया हो इतने बड़े जनमानस को, इतनी बड़ी जनसंख्या को। आजादी का गान जी बिल्कुल, आजादी का गान बन गया। इसका उद्देश्य इतना ही है कि जब हम व्यवस्था के रूप में किसी चीज को दे देते हैं तो उसको हम बताएंगे कि ये व्यवस्था है, इसका किसी तरह से अपमान नहीं होने देना है, हमारे व्यवहार में शामिल, वो व्यवहार में शामिल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो ऐतिहासिकता भी उसके अंदर आएगी, ऐतिहासिक रूप से जो इसका महत्व था उससे भी वो जुड़ पाएगी। सर बिल्कुल, आपने उसकी ऐतिहासिक बात की, हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सर जानना चाहेंगे कि राष्ट्रगान जनगण मन के समान कानूनी संरक्षण देने का संदेश क्या गया है? हमारे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक चिन्हों के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाने के लिए आखिर ये कितना जरूरी था? देखिए शैलेन जी, भारतीय संविधान में बड़े स्पष्ट रूप में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों और राष्ट्रगान आदि के संदर्भ में एक व्यवस्था दी गई है। कुछ अनुच्छेद है उससे संबंध में कि भारत के प्रत्येक नागरिक को या भारत देश में रहने वाले प्रत्येक वासी को, अगर वो नागरिक नहीं भी है, कहीं बाहर से भी आया है और भारत में रह रहा है, तो उसको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का, भारत के राष्ट्रगान का सम्मान करना होगा। तो ये जो जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है, तो वो तो चूंकि जब हमारा संविधान बना तो एक व्यवस्था के रूप में उसी समय संविधान में ये चीजें लागू कर दी। लेकिन वंदे मातरम हमारी सांस्कृतिक अवचेतना का तो बहुत बड़ा मानदंड था, लेकिन
लेकिन वो सांस्कृतिक अवचेतना के जो ये दो शब्द हैं वंदे मातरम, तो उसमें हुआ क्या कि बाद के दिनों में जब आज़ादी का जो हम आंदोलन जो हमारा चला 1947 में हम स्वतंत्र हुए, स्वाधीन हुए, उससे कुछ वर्ष पहले, लगभग मान के चलिए 20 से 25 साल पहले, कुछ दुर्भाग्यवश तुष्टीकरण का एक ऐसा दौर चला हमारे कि जिसमें धर्म और मजहब के नाम पर बहुत सारी बातें राजनीति में हमारे शामिल हो गई। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मजहब के नाम पर हमारा देश बटा, दो टुकड़े हो गए इसके। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कारण बनते चले गए कि एक तुष्टीकरण का भाव कुछ राजनीतिज्ञों के द्वारा कहीं मजबूरी में और कहीं स्वार्थवश इसको लाया गया। तो उसी तुष्टीकरण के चलते वंदे मातरम को जो दर्जा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। देर से ही सही हमारी जो सरकार है, मैं उसका धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारी जो अभी वर्तमान में संसद है उसमें बैठे माननीयों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि देर से ही सही लेकिन उन्होंने इस भाव को समझा कि जो महत्व राष्ट्रगान का हमारे लिए है वैसा ही महत्व, चूंकि ये राष्ट्र को जोड़ने के दो शब्द हैं, हमारे हृदय के तारों को झंकृत करने का गान है। और इसको जब तक हम वही मान, वही दर्जा नहीं देंगे जो जनगण मन को देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी ही जो सांस्कृतिक हमारी जो विरासत है उसके साथ हम अन्याय करेंगे। वैश्विक स्तर पर भी अनेक देशों में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। ऐसे में जब भारत में वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने की अब ये पहल की गई है, ये अलग अलग वर्गों में किस तरह से प्रभावी होगी और आप इस पहल को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल सलिन जी, आपने ठीक कहा। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं एशियाई देशों में, अगर हम देखें तो जापान एक बहुत प्रखर राष्ट्रीयता का देश है। हम लोग कहते हैं कि जब जापान में बच्चे से पूछा जाता है कि तुमको क्या बनना है, तो आमतौर पर उसका जवाब डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS जैसे हमारे यहाँ आमतौर पर बच्चे कई बार बोलते हैं। वहाँ नहीं है, वहाँ एक सामान्य उत्तर होता है कि हमको अच्छा जापानीज बनना है। तो एक राष्ट्रीयता भाव का एक अच्छा उदाहरण हमारे सामने है जापान का। और वहाँ पे कानून के जरिए, जैसे अभी व्यवस्था दी गई है हमारे यहाँ, इसी तरह कानून के जरिए वहाँ के राष्ट्रीय प्रतीकों, वहाँ के राष्ट्रगान को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है। उसका मान होता रहे, उसके मान में निरंतर वृद्धि होती रहे, किसी तरह का अपमान न हो। वहाँ ऐसे ही चले जाइए आप, कतर है, सऊदी अरब है, यूरोपीय देशों में जाएंगे तो इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है। कई उदाहरण हमारे सामने ये देखने में आते हैं कि जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। और ये प्रावधान भारत में थोड़ा इसलिए जरूरी है कि देखिए, भारत बहुत ही ज्यादा विविधता है सांस्कृतिक रूप से। यहाँ पे भाषा की दृष्टि से बहुत विविधता है, विचारों में भी बड़ी विविधता है। और ये विविधता हमारी कमजोरी नहीं है, इसको किसी भी व्यक्ति को इसे कमजोरी के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो एकता होती है वो उसी एकता का ही वास्तव में विशिष्ट रूप विविधता होती है। हमारे यहाँ विशिष्टाद्वैत दर्शन है, वो जो द्वैतों में विशिष्ट है वो अद्वैत है। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो विविधता है उस विविधता में एकता कैसे स्थापित हो, तो वो उसका प्रयास हमारे दार्शनिकों ने, हमारे चिंतकों ने अनादिकाल से किया है। तो इस विविध देश में जो लोग रहते हैं सबके मन में हमारे इस राष्ट्रगान के प्रति, हमारे वंदे मातरम गीत के प्रति समान भाव जागृत हो पाए और समान रूप से हम उसका सम्मान कर सकें। आने वाली पीढ़ियां भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय आदि चीजों से ऊपर उठकर इस महत्वपूर्ण गीत को आत्मसात कर सकें, इसके लिए मैं समझता हूं एक व्यवस्था देने की जरूरत थी और वो संसद ने की। सर, चर्चा की शुरुआत में आपने वंदे मातरम की ऐतिहासिकता को लेकर बात की थी, तो सर आपसे हम समझना चाहेंगे कि वंदे मातरम की रचना किन ऐतिहासिक परिस्थितियों में हुई और स्वतंत्रता आंदोलन में इस गीत ने जन जागरण और राष्ट्रीय चेतना को किस प्रकार नई ऊर्जा दी? जी सलन जी, आप चूंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी भी हूं और प्रत्येक व्यक्ति को मैं मानता हूं इतिहास का विद्यार्थी होना चाहिए, थोड़ा बहुत इतिहास जरूर पढ़ना। हम अपने मूल को नहीं जानेंगे तो हम बहुत सारी समस्याओं से रूबरू नहीं हो पाएंगे। देखिए 1870 का दशक था, उसमें एक प्रावधान लागू किया गया। थोड़ा सा और पहले जाए तो 1857 का गदर कहते हैं जिसको, या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हम जिसको मानते हैं, वो असफल हो गया। और उसकी असफलता ने जो राष्ट्रीय भाव से भारत के लिए काम करने वाले लोग थे उनके मन में बड़ी गहरी निराशा बैठ गई। ऐसे में एक बड़ी विशिष्ट घटना घटी और वो घटना घटी रानी विक्टोरिया के सम्मान में। उनके सम्मान को किस तरह से ब्रिटिश इंडिया में एक कानूनन जामा पहनाया जाए, इसका प्रावधान करते हुए एक व्यवस्था 1876 ईस्वी में दी गई यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और उसमें क्या था कि गॉड सेव द क्वीन करके एक गीत था, वो गीत गाना अनिवार्य कर दिया गया। जितने सांस्कृतिक समारोह सरकारी रूप से होते थे उसमें इस गीत को गाना अनिवार्य कर दिया गया। उस समय गॉड सेव द क्वीन करके विक्टोरिया का, हाँ जी, विक्टोरिया के लिए। तो ब्रिटिश संसद के जरिए ही ये सब चीजें थोपी जाती थी यहाँ पे। तो ये गॉड सेव द क्वीन करके जो गीत था उसको जबरन एक तरह से सभी सरकारी समारोहों में गाने के लिए बाध्य किया गया। उस समय बंकिम चंद्र चटर्जी जी डिप्टी कलेक्टर के पद पे उसी अंग्रेजी जो प्रशासनिक हिरार्की थी उसमें काम कर रहे थे
और उन्होंने जब इसको देखा और सुना तो बड़ी ठेस लगी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता से बहुत निराश भी थे, राष्ट्रवादी थे। उन्होंने मन में ठाना कि हमको मातृभक्ति का एक गीत रच, और उन्होंने ये इस उत्कट देशभक्त से परिपूर्ण गीत की रचना की और 1878 के आसपास में यह गीत उनके द्वारा लिखा गया। 1882 में एक सन्यासी विद्रोह पे आधारित एक उन्होंने उपन्यास लिखा, आनंद मठ, आप लोगों ने नाम सुना होगा। उस आनंद मठ में इसको प्रकाशित किया, इस गीत को। उससे पहले गीत को स्वतंत्र रूप में वो लिख चुके थे, लेकिन उस उपन्यास में जी गीत तो प्रकाशित हो चुका था। 1882 ईस्वी में जब आनंद मठ प्रकाशित हुई तो उसमें ये गीत पूरा प्रकाशित हुआ और उसमें एक सन्यासी है जिसके मुंह से इन्होंने इसको गवाया है। वो सन्यासी गाता है, पात्र है उसका, वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह जो समय काल और जमींदारी प्रथा थी, बिल्कुल बिल्कुल, वो जो शोषण व्यवस्था थी, कह लीजिए जमींदारी व्यवस्था से पनपी और उसके मूल में ब्रिटिश शासन था। तो वहां से ये शुरुआत होती है। हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल में अथर्ववेद में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, माँ हमारी पृथ्वी है और उसके हम पुत्र हैं। तो यहाँ तो भगवान राम ने जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो ये हमारे यहाँ परंपरा में है, वो वैदिक काल से है, वो रामायण काल में मिलती है, आगे के समय में निरंतर उसका प्रवाह हम देखते हैं। ये जो भूगोल है, हम जिसको हम विश्व के मानचित्र पे खाली भौगोलिक नक्शा नहीं है भारत देश, भारत में रहने वाला जो भी व्यक्ति है उसको ये भूमि का टुकड़ा के रूप में नहीं देखता है, इसको वो मातृभूमि के रूप में देखता है। और जो भी व्यक्ति उस समय इस चीज को जी रहा था, इस चीज को महसूस कर रहा था, उसके मन में अपार पीड़ा थी। इस गीत ने इतना संबल दिया। इस गीत को जब आप सुनेंगे, मैं अपने श्रोताओं से निवेदन भी करूंगा कि आज तो गूगल का जमाना है, आप उस पर डालेंगे तो हिंदी अर्थ सहित उसका अनुवाद आपको मिलेगा। आप उसको पढ़िए, उसका भाव देखिए, उसको सुनिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपने भावपूर्ण मुद्रा में इसको सुन लिया, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप। 1886 का जो दूसरा कांग्रेस अधिवेशन था, उसमें एक कविवर करके थे, वो कविराज की उपाधि उनकी, उन्होंने ये गीत गाया था और वो 1896 में इसको स्वरबद्ध तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको गाया। आगे चलकर देखते देखते बंग भंग आंदोलन हुआ, उसमें तो ये गीत प्रेरणा स्रोत बन गया। मैडम भीकाजी कामा जिन्होंने स्टुटगार्ट में ध्वज अपना फहराया था, उस पे वंदे मातरम छपा हुआ था। लाला लाजपत राय जी ने वंदे मातरम अखबार निकाला, पत्रिका निकाली, आपने उन्होंने किया वंदे मातरम। अरे वो वंदे मातरम मंत्र बन गया कि आप ये समझिए 12 साल में जो आंदोलन हुआ बंग भंग विरोध के क्रम में, तो 1806 ईस्वी में 12 साल में एक बड़ा एक पदयात्रा निकली और उस पदयात्रा में जो ही वंदे मातरम उद्घोष शुरू हुआ, और देखते देखते ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल बना, अंग्रेज सरकार घबरा गई। आपने नाम सुना होगा, एक टाउन हॉल था कलकत्ता में, वहां 30,000 लोग इकट्ठा हुए बंग भंग में और 30,000 लोगों ने इसका सामूहिक गान किया। लोग बताते हैं कि वहां सुनने वाले मतलब हजारों लोग रो रहे थे। तो ये जो गीत है, वो मैंने कहा ना, ये कोई ऐसे साधारण सी पंक्तियां नहीं है, ये हमारे भाव में उतरा हुआ है। हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम, मातृभूमि के प्रति जो हमारा आदर है, जो सम्मान है, वो कूट कूट के इसमें भरा हुआ है। और मैं समझता हूँ इस गीत को इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ जब आप देखते हैं, तो बहुत पहले इस गीत को कायदे से संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक व्यवस्था वैसे ही इस गीत के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन वो कुछ दुर्भाग्य या कुछ संविधान सभा की बैठक हुई सर 50 में, उसमें राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि इसे राष्ट्रगान के सम्मान मिलने की प्रक्रिया को आगे किया जाए। जी बिल्कुल, वहां भी वही जो राजनीतिक विमर्श जब हुआ वहां पे, तो वहां पे कुछ जो मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान बना चुका था, लेकिन फिर भी अभी मुस्लिम लीग के कुछ नेता यहाँ थे, कुछ उस समय के और भी नेता ऐसे थे जो सो-कॉल्ड धर्मनिरपेक्ष होने की बात कहते थे, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि वो धर्मनिरपेक्षता की उस भाषा में इस गीत में कोई आपत्ति हो सकती थी। लेकिन उन्होंने आपत्ति की, इसके 2 अंतरा तो चल सकते हैं, लेकिन बाकी के 3 अंतरा वो माँ दुर्गा की स्तुति जैसा है, उसमें साक्षात उनका नाम दिया है, उनके स्वरूप का वर्णन है, इसलिए हम इसको नहीं गा सकते, या देश का एक बड़ा हिस्सा है जो इसको मूर्ति पूजा के रूप में देखेगा, उसके लिए आपत्तिजनक है। और यह कहकर इस गीत का थोड़ा कह लीजिए महत्व राजनीतिक रूप से जानबूझ के अनजाने में कम कर दिया गया, जो मैं समझता हूँ कि थोड़ा मेरे लिए दुर्भाग्य का। अब राष्ट्रीय एकता की बात है, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की बात है, उस लिहाज से और उस दिशा में वंदे मातरम वर्तमान परिवेश में कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम नेशनल इंटीग्रिटी की बात करें? देखिए, अभी जो भारत देश है हमारा, वो युवाओं का देश है, अभी आपने कहा, और आने वाला समय युवाओं का है। और मैं केवल आने वाले समय की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी भी किसी भी कालखंड में किसी भी देश की दशा और दिशा है वो युवा ही तय करते हैं। और जब युवा वर्ग में मातृभूमि से जुड़ा हुआ भाव विकसित हो जाएगा और इस भारत देश को वो मातृभूमि के रूप में देख के सेवा करेगा, किसी भी क्षेत्र में, समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाएगा, तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर करेगा। तो ऐसे में वंदे मातरम का भाव जागृत करना युवाओं में बहुत जरूरी। तो मैं समझता हूँ समसामयिक रूप से भी देखा जाए या आने वाले किसी भी समय में मातृ
मातृभूमि के प्रति वंदना, मातृभूमि के प्रति आराधना, मातृभूमि के प्रति वंदन, इसका तो मैं समझता हूँ कि कभी ये कालातीत नहीं हो सकता कभी, तो ये हमेशा बने रहना चाहिए। और इस व्यवस्था के अंतर्गत अगर युवा पीढ़ी में इसका भाव जागृत होता है तो ये स्वागत करने वाली बात है। बिल्कुल सर, आपने वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व, स्वतंत्रता आंदोलन में उसकी भूमिका और साथ ही वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता को लेकर विभिन्न पहलुओं पर बेहद महत्वपूर्ण और तथ्यपरक जानकारी दी। सर, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की ऐतिहासिकता, जन जागरण में भूमिका के साथ केंद्र सरकार द्वारा लाए गए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन बिल 2026 के महत्व पर जय नारायण महाविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर गिरिजेश त्रिपाठी से खास बातचीत। वार्ताकार थे शैलेंद्र शर्मा।